नमस्कार दोस्तों, मैं वनवास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मिशन सक्सेस माइंड 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो इतिहास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध। इससे पहले अपन ने जो भी टॉपिक देखे थे महाराणा प्रताप से संबंधित, उसमें देखा था कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी और उनका राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, और मुग़ल जो शासक थे अकबर, उन्होंने यानी कि मुग़ल सेना के जो शासक थे कौन, अकबर, उन्होंने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए या फिर अपने अधीन करने के लिए जो जो नीतियाँ अपनाई उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हल्दीघाटी का युद्ध के बारे में। तो हल्दीघाटी का युद्ध बहुत ही मोस्ट और बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही गजब का टॉपिक होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, हल्दीघाटी का जो युद्ध है, हल्दीघाटी का युद्ध है वो हल्दीघाटी के मैदान में होता है, और हल्दीघाटी का मैदान है वो खमनोर राजसमंद में पड़ता है। कहने का मतलब हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, हल्दीघाटी के मैदान में हुआ था, और हल्दीघाटी का जो मैदान है वो कहाँ पर है, खमनोर राजसमंद में। जी हाँ दोस्तों, ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। कहने का मतलब हल्दीघाटी का जो मैदान है वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक फैक्ट और है कि सभी इतिहासकार हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में फैक्ट रखते हैं कि 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ये सभी इतिहासकार मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है। कहने का मतलब है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो 18 जून को नहीं होकर 21 जून को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में जो डेट है इनमें मतभेद है इतिहासकारों में। तो कहने का मतलब कि सभी इतिहासकार तो 18 जून 1576 मांगते हैं हल्दीघाटी युद्ध की जो डेट है वो, और गोपीनाथ शर्मा है वो 21 जून मानते हैं, यानी कि हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था। यहाँ पर अब देखते हैं कि मेवाड़ी सेना और मुग़ल सेना, कहने का मतलब मुग़ल सेना का जो सेनापति था या मुग़ल सेना का जो नेतृत्व किया गया था वो मिर्ज़ा राजा मान सिंह और आसफ़ खां के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल सेना का जो नेतृत्व किया गया था वो मिर्ज़ा राजा मान सिंह के द्वारा और आसफ़ खां के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अगर मेवाड़ की सेना की बात करें, यानी कि राजपूत सेना थी, उनकी बात करें तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप ने यानी कि मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। और महाराणा प्रताप, कहने का मतलब हल्दीघाटी का युद्ध होता है वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में होता है, सबको पता है। इसमें देखते हैं कि अकबर है ना, वो अपनी जो रूपरेखा है, युद्ध की रूपरेखा, वो कहाँ बनाता है, और इधर महाराणा प्रताप अपने यानी कि युद्ध की रूपरेखा वो कहाँ बनाता है, यानी कि जो रणनीतियाँ तैयार की जाती है युद्ध से पहले वो कहाँ पर बनाई जाती है। तो अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध से पहले जो रूपरेखा तैयार की थी वो अजमेर में स्थित है मैगजीन दुर्ग, जिसको अकबर का किला भी बोला जाता है, वहाँ पर अपने युद्ध की रणनीति तैयार की थी। कहने का मतलब रूपरेखा तैयार की थी कहाँ पर, अजमेर में स्थित है मैगजीन दुर्ग, और इसको अकबर का किला भी बोलते हैं, यानी कि अकबर का किला भी कहते हैं। यहाँ पर यानी कि अकबर ने युद्ध की रणनीति तैयार की थी, यानी कि रूपरेखा तैयार की थी। इस साइड में अपन देखते हैं महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की थी, यानी कि जो रणनीति तैयार की थी, स्ट्रेटेजी तैयार की थी, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। कहने का मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में वो अपनी रणनीति तैयार करता है कौन, महाराणा प्रताप, यानी कि रूपरेखा तैयार करते हैं। आगे देखते हैं कि अकबर का जो उद्देश्य था इस युद्ध को लेकर, यानी हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर अकबर का जो उद्देश्य था वो क्या था। बहुत ही गजब का पॉइंट है कि अकबर ये चाहता था कि मैं महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाऊं। कहने का मतलब है कि अकबर इस युद्ध को लेकर एक ही उद्देश्य लेकर आता है कि कैसे भी करके मैं ये युद्ध विजित करूं और महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाऊं। कहने का मतलब अपने अधीन बनाने का ही मेन लक्ष्य था, यानी कि मेन उद्देश्य था अकबर का इस युद्ध को लेकर। यहाँ अगर अपन बात करें राणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जो इस युद्ध को लेकर जो उद्देश्य था, मेन एम्स था, वो था मुग़ल सेना और मान सिंह को हराना। कहने का मतलब है कि मुग़ल सेना और मान सिंह को हराना और मेवाड़ की रक्षा करना। कहने का मतलब है कि कैसे भी अपने यानी कि मेवाड़ का जो है साम्राज्य है उसकी यानी कि उसकी रक्षा करना मुग़लों से।
नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में अकबर और महाराणा प्रताप के बाद में अपन देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो यानी कहने में अपनी जो रणनीति तैयार करते हैं। उसके बाद में जो मिर्ज़ा राजा मानसिंह है और इधर महाराणा प्रताप है वो अपनी सेनाओं को लेकर इस युद्ध से पहले और क्या क्या करते हैं, यानी कि और क्या क्या वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। देखते हैं कौन सी रणनीति तैयार करते हैं वो। मिर्ज़ा राजा मानसिंह है वो मुग़ल सेना को लेकर कहाँ से रवाना हुए, अजमेर से, क्योंकि अजमेर में ही तो अपनी जो रणनीति तैयार करते हैं कौन, मिर्ज़ा राजा मानसिंह यानी कि अकबर। कहने का मतलब है कि अजमेर का जो दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, वहीं पर तो यानी कि वो रणनीति तैयार करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। वहाँ से अजमेर से वो अपनी सेनाओं को लेकर अपनी सेना को लेकर रवाना होते हैं कौन, मिर्ज़ा राजा मानसिंह। और कहाँ पर जाते हैं वो, मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में, ध्यान रखना मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में। वहाँ मिर्ज़ा राजा मानसिंह अपनी सेना को 21 दिनों तक पहाड़ी प्रशिक्षण देते हैं। कहने का मतलब मैदानी प्रशिक्षण तो पहले से ही था, मैदानी युद्ध के बारे में तो उनकी सेना पहले से ही जानती थी, लेकिन पहाड़ी प्रशिक्षण वो देते हैं क्योंकि वहाँ पर मारवाड़ मेवाड़ में पहाड़ खूब हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग की साइड में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो वहाँ पर युद्ध कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, तो वो सारी की सारी रणनीति तैयार करते हैं और 21 दिनों तक वहाँ पहाड़ी प्रशिक्षण देते हैं कौन, राजा मानसिंह। कहाँ पर, मांडलगढ़ दुर्ग है जो भीलवाड़ा में है वहाँ पर। अब देखते हैं राणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से जो भी सैन्य तैयारी करते हैं, यानी कि अपनी सेना की जो तैयारी थी वो पूरी करके अपनी सेना को लेकर कहाँ से, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग से रवाना होते हैं। कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप ने तो जो रणनीति यानी कि जो रणनीति तैयार की थी, जो रूपरेखा तैयार की थी अपनी सेना के साथ, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही करते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से अपनी सेना को लेकर रवाना होते हैं और महाराणा प्रताप राजा मानसिंह के अपोजिट कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो राजा मानसिंह है उसने तो क्या किया था कि पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था, लेकिन राणा प्रताप ने पहाड़ी युद्ध करने की बजाय मैदानी युद्ध करने की योजना बनाते हैं। कहने का मतलब है कि इधर तो महाराणा प्रताप मैदानी युद्ध करने की सोचता है पहाड़ी युद्ध करने की बजाय, लेकिन राजा मानसिंह इधर पहाड़ी युद्ध करने की सोचता है मैदानी युद्ध करने की बजाय। इसके बाद में अपन देखते हैं कि वहाँ से वो अपनी अपनी सेनाओं को लेकर कहाँ जाते हैं, मोलेला गांव है राजसमंद में, ध्यान रखना मोलेला गांव है राजसमंद में। वहाँ हल्दीघाटी युद्ध से पहले मुगल सेना का अंतिम शिविर इसी गांव में लगाया गया था। कहने का मतलब मोलेला गांव है राजसमंद में, तो यहाँ पर मोलेला गांव राजसमंद में हल्दीघाटी के युद्ध से पहले जो मुगल सेना का अंतिम शिविर लगाया जाता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, मोलेला गांव राजसमंद में लगाया जाता है। बहुत ही गजब का पॉइंट है, याद करने लायक है। नेक्स्ट है इधर लोसिंग गांव है, वो भी राजसमंद में ही है। यहाँ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को लेकर अपना अंतिम शिविर लगाया था। कहने का मतलब है कि राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप तो अपनी सेना को लेकर कहाँ से आते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग से, और लोसिंग गांव में अपना अंतिम शिविर डालते हैं, यानी कि अंतिम पड़ाव डालते हैं हल्दीघाटी के युद्ध से पहले। इधर अजमेर यानी कि मैगजीन का जो दुर्ग है वहाँ से रवाना होकर राजसमंद यानी मोलेला गांव में आते हैं कौन, राजा मानसिंह अपनी सेनाओं को लेकर, और यहाँ पर अंतिम शिविर डालते हैं यानी अंतिम पड़ाव डालते हैं कहाँ पर, मोलेला गांव राजसमंद में हल्दीघाटी के युद्ध से पहले। इसके बाद में दोनों हल्दीघाटी के मैदान में ही मिलते हैं, यानी कि मोलेला गांव और इधर लोसिंग गांव, इन दोनों से यानी कि इन दोनों गांवों से रवाना होकर दोनों सेनाएं अगर लास्ट में मिलती है तो कहाँ मिलती है, हल्दीघाटी के मैदान में ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी के मैदान में ही मिलती है। नेक्स्ट है हल्दीघाटी का जो युद्ध है, इसमें कहने का मतलब है कि जो सेनाएं हैं उनका नेतृत्व किसने किया था किसने नहीं किया था, और सेनाओं को भी अलग अलग यानी कि अपनी जो सेना है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, यानी कि आगे का भाग, फिर बीच का भाग और फिर पीछे का भाग। तो कहने का मतलब है कि आगे का जो भाग है उसको अपन यानी कि अग्र भाग है उसको हरावल बोलते हैं, और जो पीछे का भाग है यानी पश्चिम भाग है उसको अपन चंदावल बोलते हैं। तो इन दोनों का नेतृत्व मुगल सेना का किसने किया था, और हरावल यानी कि आगे का जो भाग है हरावल का नेतृत्व महाराणा प्रताप की सेना का
की तरफ से, यानी कि कहने का मतलब है किसने किया था, डोलान का नेतृत्व किसने किया। डोलान का मतलब मध्य का भाग, यानी कि बीच का भाग होता है ना, उसको अपन बोलते हैं डोलान। इसका नेतृत्व किसने किया था। और चंदावल का नेतृत्व किसने किया था। चंदावल का मतलब था पीछे का भाग, यानी कि पश्चिम भाग। तो कहने का मतलब है कि अपन देखते हैं पहले राजा मानसिंह, यानी मुगल सेना का जो हरावल का भाग था उसका नेतृत्व किया था राजा मानसिंह ने, यानी कि मिर्जा राजा मानसिंह ने, यानी कि हरावल का नेतृत्व किया था। और चंदावल यानी कि जो पीछे का भाग है उसका नेतृत्व किया था आसफ खान ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अपन देखते हैं अपन महाराणा प्रताप की जो सेना थी, मेवाड़ी सेना थी, उसका जो हरावल का भाग था, यानी कि आगे का जो भाग था, उसका नेतृत्व कौन करता है, हकीम का सूर, जो पठान थे। ठीक है। नेक्स्ट है डोलान का नेतृत्व है, यानी कि जो मध्य का भाग है उसका नेतृत्व क्या कौन करता है, स्वयं राणा प्रताप करते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप स्वयं करते हैं। डोलान का भाग यानी कि बीच का जो भाग है उसको, मध्य का भाग है उसको, उसका। नेक्स्ट है जो चंदावल का भाग है, यानी कि मतलब चंदावल जो पीछे का भाग है, पश्चिम भाग है, उसका नेतृत्व किसने किया था, भील सेनापति थे, कौन, पुंजा जी। भील सेनापति थे पुंजा जी, उन्होंने चंदावल का जो नेतृत्व किया था वो किया था, यानी कि जो राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका जो पीछे का भाग था, पश्चिम भाग था चंदावल, उसका नेतृत्व किया था भील सेनापति पुंजा जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये था हल्दी घाटी का युद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो इतिहास में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में अपने इस वीडियो में देखा है। आगे इस युद्ध का जो भी परिणाम होता है कि कौन जीतता है कौन हारता है, क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर, कि राणा प्रताप की विजय होती है या अकबर की विजय होती है, राणा प्रताप को अधीन बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, या वैसे ही असफल होकर अकबर अपनी सेना को, यानी कि मान सिंह अपनी सेना को लेकर वहाँ से चला जाता है। इन सब के बारे में अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में अपन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।